नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए यूजफुल है। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत यूजफुल हैं। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 to 9 आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जो प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, dirty dozens have been listed by the Stockholm Convention on persistent organic pollutants as causing adverse effects on humans and the ecosystems. 2, endosulfan is one of the dirty dozens. अब है which of the above statements are correct? Only one, only two, both 1 and 2, get D, none of the above. So look, dirty dozens वो होता है जो 1 दर्जन 1 डजन persistent organic pollutants जो कि आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं उनकी लिस्ट बनाई गई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन में, तो उनको डर्टी डजन्स कहते हैं। बट लेटर ऑन पता चला कि और सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं और जो उतने ही खतरनाक है, तो उन डर्टी डजन्स की लिस्ट में और ऐड किया गया। सो लेटर ऑन मोर persistent organic pollutants were added to the list। तो एंडोसल्फान जो है वो एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट तो है, पर जो पहला 1 दर्जन डर्टी डजन्स का लिस्ट बना था उसमें वो शामिल नहीं था। एंडोसल्फान का बैन बहुत बाद हुआ, तो ओनली 1 इज करेक्ट। आंसर इज ए। क्वेश्चन 2, a scarlet red precipitate is obtained on treating mercuric chloride with A, hydrogen sulfide, B, NaOH, C, पोटेशियम आयोडाइड या D, NH4OH। सही उत्तर है C, पोटेशियम आयोडाइड, क्योंकि mercuric chloride HgCl2 when treated with potassium iodide yields mercuric iodide which is red in color। तो mercuric iodide फॉर्म होता है HgI2 और वो लाल रंग का होता है। तो HgCl2 को जब पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाएंगे तब मर्क्यूरिक आयोडाइड बनता है जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, मर्क्यूरिक आयोडाइड appears as a scarlet red odorless tasteless powder sensitive to light, insoluble in water and sinks in water at elevated temperatures, turns yellow but turns black to red upon cooling। ठीक है, तो ये हो गई मर्क्यूरिक आयोडाइड की बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज हार्मफुल फॉर टीथ एंड बोन्स ओवर 1 ppm, 10 ppm, 5 ppm या 3 ppm। तो फ्लोराइड का जो डिजायरेबल कॉन्सेंट्रेशन होता है, फ्लोराइड इन स्मॉल अमाउंट्स इज डिजायरेबल एंड द डिजायरेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज 1 पार्ट्स पर मिलियन। कि 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड पानी में होना ही चाहिए, उससे दांतों को फायदा होता है। लेकिन जब वही फ्लोराइड 3 पार्ट्स पर मिलियन के बियॉन्ड जाएगा तो हार्मफुल होने लगता है, और बाय द टाइम वो 5 पार्ट्स पर मिलियन पहुंचता है तब वो हैजरस हो जाता है। ठीक है, तो आंसर इज डी, बियॉन्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 पार्ट्स पर मिलियन fluoride is harmful for teeth and bones, and by the time it reaches 5 parts per million it's already hazardous। okay, a review of permissible limits of drinking water, कुमार एंड पुरी। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है इस रिसर्च पेपर से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो भी होता है उसका सोर्स भी आपको देना होता है, तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द नाइफ एज ऑफ अ बैलेंस हैज बिकम वर्न आउट, द एरर वैरीज ओइंग टू लोड और अदर कॉजेस, द टाइप ऑफ एरर इट विल कॉज विल बी। तो नाइफ एज क्या होता है? तराजू में एक स्केल की तरह होता है और उसके दोनों साइड 2 पल्ले लगे होते हैं। ठीक, तो जो स्केल होता है ना हॉरिजॉन्टल, जिसमें दोनों पल्ले लगे होते हैं, उसी को नाइफ एज कहते हैं। और अगर वो पुराना हो गया है तो वो पल्लों को सही से बैलेंस नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कौन सा लोड होगा, तो कौन सा, तो वो एरर देगा। कौन सा एरर देगा, तो पहले हम जानते हैं अलग अलग एरर्स के बारे में। प्रोपोर्शनल एरर क्या होता है? द रेशियो ऑफ द एरर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द ऑब्जर्व्ड रीडिंग, कि जो आपका मेजरमेंट आया, ठीक है, और जो असली मेजरमेंट है उसके बीच का जो रेशियो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल एरर। इंटरमीडिएट एरर क्या होता है? नो स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड कॉज, इसका कोई स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड कॉज नहीं होता है, आप हमेशा सही से कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एरर आता है। उसके अलावा होता है एडिटिव्स, द एरर दैट इज एडेड टू द ट्रू वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू इटसेल्फ। कई बार किसी कारण से जो असली मेजरमेंट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, उसको एडिटिव एरर कहते हैं, और वो ओरिजिनल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा आखिर में होता है मेथोडिक एरर,
Method error is the discrepancy that may occur in measurement such that the value obtained during the process of measurement is different from the actual value. तो जो measurement में आपको value आया, मतलब पलड़े में तराजू में तौलने पर जो आपकी वैल्यू आती है वो असली नहीं है, वो कुछ गड़बड़ होती है. और this may arise either because of a defect in the measuring device or other non-mechanical causes. और ये आपका जो measuring device है उसमें गलती के कारण हो सकता है या फिर और कोई कारण हो सकता है. मेथोडिक एरर मतलब मेथड में ही गलत है. अब मेथड या तो आपके हाथ में तौलने के जो तराजू को तौलने का तरीका है आपका उसमें गलत है, या तराजू में ही गलती है. तो नाइफ एज ऑफ द बैलेंस हैज बिकम बर्न आउट, मतलब तराजू में ही गलती है. तो जो एरर होगा वो होगा मेथोडिक एरर. आंसर इज ए. एक्सपैंड द अब्रीविएशन TISAB यूज्ड इन पोटेंशियोमेट्री. अब पोटेंशियोमेट्री में TISAB इस्तेमाल होता है. उसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल आयोडीन सोल्यूशन adjusting buffer, no. Total input storage adjustable battery, no. Total ion selective adjustment battery, no. Total ionic strength adjustment buffer. D is the correct answer. Total ionic strength adjustment buffer is TISAB used in potentiometry. Okay, आगे बढ़ते हैं. Which of the following can be used as a primary standard for preparing standard solution? अब जानिए प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है. प्राइमरी स्टैंडर्ड कोई भी ऐसा सोल्यूशन होता है जिसको आप बना के रख लेते हैं और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विथ टाइम वेरी नहीं करता है. एनी सोल्यूशन whose concentration does not change with time is called a primary standard solution, and this solution is used for as a standard for preparing other solutions. तो ये कौन सा है इसमें जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है? पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ वैरी करता है. कॉपर सल्फेट 0.5 H2O ये हाइग्रोस्कोपिक हो सकता है, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ वैरी कर सकता है, तो ये भी नहीं. Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट ये भी नहीं. सही उत्तर होगा बी, सोडियम ऑक्सलेट. सोडियम ऑक्सलेट जो होता है Na2C2O4 ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4 does not change with time, and that is why it is used in the preparation of other standard solutions. 7. Which of the following is a pH range of indicator methyl orange? ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक pH है, उसका pH रेंज क्या है? किस pH के रेंज में वो एक्ट करता है? क्योंकि हर सोल्यूशन का एक pH रेंज होता है, हर इंडिकेटर का एक pH रेंज होता है. तो मिथाइल ऑरेंज का pH रेंज क्या है? 1.2 to 1.8, 3.1 to 4.5, 4.2 to 6.3 या 6.0 to 7.6. तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक pH रेंज में काम करता है. सो आंसर विल बी बी, 3.1 to 4.5. ठीक है. क्वेश्चन 8. Which among the following is used as an adsorption indicator? इनमें से कौन सा adsorption indicator के तौर पे काम करता है? इरिक्रोम ब्लैक टी, थाइमोल ब्लू, मिथाइल रेड या इओसिन. ठीक है. Adsorption indicator क्या होता है? A chemical placed in a solution that will indicate when an excess of a substance or ion has been reached by coloring the precipitate after the chemical itself has been totally adsorbed. जब excess chemical या ion होगा तो उसका कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको, तो वो जो इंडिकेटर होगा उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर. और ये सोर्स है फोटोनिक्स मार्केटप्लेस जिसका लिंक भी है यहाँ पर. और तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर होता है मिथाइल रेड. इओसिन भी होता है, मिथाइल रेड भी होता है. यहाँ एक ऑप्शन चुनना था तो मैंने मिथाइल रेड चुना है. अगर दो ऑप्शन चुन सकते हैं तो मिथाइल रेड और इओसिन दोनों हो सकता है. ठीक है, ये एक एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर है. Question 9. Cyanide poisoning is mainly due to the binding of cyanide Cn- to a central metal ion of cytochrome A, cytochrome C, hemoglobin या myoglobin. साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है क्योंकि जो साइनाइड ग्रुप है वो बाइंड करता है एक सेंट्रल मेटल आयन से. किसके सेंट्रल मेटल आयन से? आंसर इज ए, साइटोक्रोम ए के मेटल आयन से. अब क्या होते हैं साइटोक्रोम ए, सी, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब क्या होते हैं? Cytochromes are proteins that act as electron carriers. The capacity to transport an electron is facilitated by the ability of the heme prosthetic group to switch between Fe2 plus ferric and ferrous and ferric. It is present in mitochondria. Cytochrome A and C, these are compounds, proteins present in mitochondria, act as electron carriers. और इसी से bind कर जाता है cyanide, तो electron transport chain ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है
और बॉडी ऑक्सीजन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, यूज नहीं कर पाती और इंसान मर जाता है। ठीक है। और साइनाइड पहले ब्रेन को अफेक्ट करता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है ब्रेन को, और फिर हार्ट को अफेक्ट करता है। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए तुरंत आदमी मर जाता है। Hemoglobin, we all know it's a protein found in blood. Myoglobin is a protein found in muscles and of tendons and heart. तो हार्ट के मसल्स में और बोन्स से एसोसिएटेड जो मसल्स हैं उनमें मायोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 10, विंकलर्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। विंकलर्स मेथड किस चीज को पता लगाने के काम आता है? डीओ, बीओडी, सीओडी या एलिमेंटल कार्बन? वेरी सिंपल आंसर, डीओ। विंकलर्स मेथड इज द मोस्ट commonly acceptable standard method for the determination of dissolved oxygen. Dissolved oxygen को पता लगाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका विंकलर्स मेथड माना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी बात मुझसे कहनी है इस वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं, और कोई शंका है, शिकायत है, जरूर बताइए। और अलग अलग सोर्सेस से सारे ही टॉपिक्स की, क्योंकि सिर्फ कॉमन पेपर नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सबकी तैयारी आप अपने अपने सोर्सेस से करते रहिए। आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।